सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने जो एनुअल टर्म का संस्कृत का मॉडल पेपर जारी किया है उस पेपर को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मॉडल पेपर हल करने से 20-30 नंबर आपके यूं ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता हो जाता है प्रश्न कितने आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर जो है 4 भागों में विभाजित होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हम इसकी जो है 4 वीडियो बनाएंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम खंड गा को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अनप्रयुक्त व्याकरणम। और यह कितने नंबर का है? यह 25 नंबर का है, क्योंकि संस्कृत का जो व्याकरण है यही मेन होता है, इसमें ही बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यानी जो संपूर्ण व्याकरण भाग है उनके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, आपका जो प्रश्न नंबर 5 होता है खंड गा के अंतर्गत, ये होता है संधि का। इसमें लिखा होता है अधोलिखिता नाम पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों का संधि पदम संधि छेद पदम व कुरुत, यानी संधि करनी है और विच्छेद करना है। तो आप सभी जानते हैं संधि क्या होती है। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसी को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे रेखांकित अगर वाक्य लिखा होगा तो उसमें एक पद जो है रेखांकित होगा, और वाक्य नहीं लिखा होगा तो केवल एक ही पद लिखा होगा। तो देखो, जैसे पहला है नायकः। अब प्रश्न हल करने के पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपके सिलेबस में संधि है कौन कौन, क्योंकि सिलेबस आपको ज्ञात रहेगा तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो आपके सिलेबस में संपूर्ण स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। तीनों संधियां आपके सिलेबस में हैं। तो अगर आपने संधि नहीं पढ़ा है ना, तो उसके हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट में जा करके संधि को अच्छे से समझ लें। यहाँ पे देखो, जो पहला एग्जाम्पल है नायकः। अब इसका क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें जो है अयादि संधि है, और इसका विच्छेद हो जाएगा नए प्लस अकः। क्या हो जाएगा? नए प्लस अकः। यहाँ पे ना के बाद जो आए है, क्या है? आए। उसके बाद क्या है? आ है। तो आए के स्थान पे आय हो गया है। क्या हो गया है? आय। फिर ये जो आ है वो इसमें लग जाएगा या में, और या जो है पूरा हो जाएगा, तो आपका पद बनेगा नायकः। दूसरा है सूर्योदयः, सूर्य प्लस उदयः। तो यहाँ पे कौन सी संधि है बताइए? देखने से पता चल गया जिन्होंने संधि पढ़ा है, इसमें किसका किसका मेल हो रहा है? आ का और उ का मेल हो रहा है। तो गुण संधि में आपने पढ़ा है, जब आ और उ मिलते हैं तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो आपका पद बनेगा सूर्योदयः। है ना आसान? बस संधि के नियम आपको याद होने चाहिए। अगला है स्नानार्थम। अब इसमें क्या करना है? विच्छेद करना है। तो विच्छेद करने के लिए हम आपको ये भी ट्रिक बताएंगे कि उस पद को 2-3 बार मन में बोलिए, स्नानार्थम स्नानार्थम, तो अपने आप पता चल गया कि कैसे अलग होगा। स्नान प्लस अर्थम। संधि कौन सी है? इसमें दीर्घ संधि है। छोटा आ मिलकर के बड़ा आ यानी दीर्घ आ में बदल गया है। अगला है प्रति प्लस अवदत। अब यहाँ पे देखो, प्रति प्लस अवदत में ई का मेल हो रहा है किससे? आ से। तो आपने यड़ संधि में पढ़ा है कि ई उ री ली के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पे या हो जाता है, और बाद वाला जो स्वर है इसमें लग जाएगा। तो जब जो है ती का ई निकल जाएगा तो ता आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रति अवदत। यड़ संधि जो है थोड़ी सी कठिन है, तो उसको अच्छे से समझ लें पहले इसमें जा करके। अगला है विद्या प्लस अध्ययनाय। अब यहाँ पे इसमें क्या करना है? दीर्घ संधि करनी है। तो क्या बन जाएगा? विद्याध्ययनाय। क्या बन गया? विद्या अध्ययनाय। तो इसमें 5 दिए गए हैं, आपको 4 ही करने हैं। 4 नंबर की संधि आपके पेपर में आएगी। कौन कौन संधि आएगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब ये प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है, इसमें केवल स्वर संधि दी गई है, लेकिन आपके फाइनल पेपर में विसर्ग संधि भी आ सकती है और व्यंजन संधि भी आ सकती है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 में
क्या आएगा? यथा निर्देशम उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। यानी इसमें रिक्त स्थान आएगा और ये विभक्ति का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? विभक्ति का, यानी शब्द रूप का प्रश्न है। तो शब्द रूप के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कारक चिन्ह होते हैं, विभक्ति, कारक और चिन्ह, इसको आप मन में बैठा लो। हमारी एक 51 सेकंड की, कितनी बड़ी, 51 सेकंड की छोटी सी वीडियो है, उसमें हमने कारक चिन्ह को गा के बताया है, तो उसको जरूर देख लें, बिल्कुल याद हो जाएंगे। देखिए, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी आपादान से अलगाव, षष्ठी संबंध काकी के, सप्तमी अधिकरण में पर, प्रथमा संबोधन ही भोरू। अरे तो संबोधन तो पेपर में आता नहीं है, ज़्यादा प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक आते हैं। अब आपने विभक्ति भी जान लिए, कारक भी जान लिए, कारक चिन्ह भी जान लिए। अब इसमें देखो, पहला उदाहरण है मत्स्याः तरन्ति। अब इसमें नदी शब्द में विभक्ति लगाकर भरना है। पहला है नद्याः, नदी भी, नदीषु, नद्याः। अब मत्स्याः तरन्ति का अर्थ होता है मछलियां तैर रही हैं। अब मछलियां कहाँ तैरेंगी? नदी में। अब में आने से आपको पता चलेगा इसमें सप्तमी विभक्ति वाला रूप लगेगा। तो सप्तमी विभक्ति का रूप क्या है? नदीषु, नदीषु मत्स्याः तरन्ति। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे, तभी आप पूरे 4 नंबर प्राप्त करेंगे। अगला है गंगा निस्सरति, गंगा निकलती है। तो आप सभी जानते हैं अलगाव में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप पेपर में गलत कर देंगे। अलगाव में अब गंगा किससे निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। तो अब जिस पद में पंचमी विभक्ति है, हिमालयात हिमालयः, हिमालयस्य हिमालय, अब यहाँ पर देखने से आपको पता चल गया हिमालय में सप्तमी है, हिमालयस में षष्ठी है, हिमालय में प्रथमा है और हिमालयात में पंचमी है। बस यही आपका जो का वाला विकल्प है, यही सही हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। अगला है स्वभावः मधु संचयः। स्वभाव है मधु इकट्ठा करना। अब इसमें संबंध आ रहा है, तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। तो अब देखिए, यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए हैं, किस पद में षष्ठी है? तो षष्ठी है मधुमक्षिकायाः। जो ये खा वाला विकल्प है, इसमें षष्ठी है। जैसे बालिका का बनता है बालिकायाः, वैसे मधुमक्षिका का बनेगा मधुमक्षिकायाः स्वभावः मधु संचयः। मधुमक्खियों का स्वभाव है मधु इकट्ठा करना। इसके बाद चौथा है इसका वृद्धः भ्रमणाय गच्छति। अत्र भ्रमणाय इतस्मिन् पदे विभक्ति। इस पद में विभक्ति कौन सी है? तो आपको बालक शब्द का रूप याद होगा। तो बालक का बालकाय किस विभक्ति में बनता है? चतुर्थी विभक्ति में है, जिसमें आपका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, चतुर्थी। अगला है हिमालये निवसन्ति। हिमालय में रहते हैं। अब कौन रहते हैं? मुनि रहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रथमा का एक वचन है, इसमें प्रथमा का बहुवचन है। अब कौन सा सही होगा? इसके लिए हमें क्रिया देखनी होगी। जो क्रिया है ये प्रथमा मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन की है। अब प्रथम पुरुष बहुवचन की होने से इसका जो कर्ता है वो भी बहुवचन वाला सही होगा। तो आपका विकल्प सही होगा मुनयः हिमालये निवसन्ति। मुनि जो हैं हिमालय में रहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 आता है क्रियापद का। यानी प्रश्न नंबर 6 में हमने धातु शब्द रूप को भरा, प्रश्न नंबर 7 में धातु रूप भरे जाएंगे। तो इसके लिए क्रियापद के लिए हमें कर्ता और क्रिया का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कर्ता होते हैं संस्कृत में कितने टाइप के होते हैं? 9 टाइप के, यानी 9 प्रकार के कर्ता होते हैं। सः, तौ, ते, त्वम, इवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। उसी तरह से क्रिया भी कितनी प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। आप संस्कृत की पुस्तक में देखेंगे कि हर लकार में 9 ही क्रियापद लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट 9 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। उसके लिए यहाँ पे हमने ये जो स्क्रीनशॉट हमने लगा रखा है ना, ये हमारी जो अनुवाद वाली वीडियो है। बार बार हम आपसे कहते हैं कि हमारी अनुवाद वाली वीडियो देखेंगे कि ये कर्ता और क्रिया का ज्ञान आपको 100% हो जाएगा।
तो हमारी अनुवाद वाली 25 मिनट की वीडियो देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि जो P1 है यानी प्रथम पुरुष का एक वचन है उससे P1 की क्रिया जुड़ेगी। इसी तरह से जो U3 है उससे U3 वाली क्रिया जुड़ेगी, यानी वयम के साथ क्या आएगा, पठामह। यहाँ पे पठावह लिखा हुआ है, यहाँ पे पठामह आएगा। उसके बाद अब हम आते हैं प्रश्न पर। देखो पहले लिखा हुआ है बालकाः पुस्तकानि। अब यहाँ पे क्रिया भरनी है। बालकाः जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता पद है, तो इसके लिए क्रिया क्या आ जाएगी, पठन्ति। ये आपका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। कर्ता के अनुसार आपको क्रिया भरनी है। उसके बाद अगला है भवान सत्यम। अब भवान मतलब आप, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का सब्जेक्ट है, तो भवान सत्यम वदतु ये आ जाएगा। उसके बाद अहम स्वाविद्यालयम न। अब यहाँ पे क्रिया क्या आएगी, अगच्छत, गच्छति, गमिष्यामि, गच्छतु। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान देना, गच्छतु जो है ना ये लोट लकार का है, गमिष्यामि ये लिरिट लकार का है, गच्छति ये लट लकार का है, अगच्छत ये लंग लकार का है। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको फंसाने के लिए यानी गलत कराने के लिए हर लकार का एक एक क्रियापद दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो यहाँ पे स्व आया हुआ है, स्व मतलब क्या होता है, टुमारो यानी आने वाला कल। अब आने वाला कल किस में आएगा, भविष्य काल में। जो हमारी क्रिया होगी वो किस काल की होगी, किस लकार की होगी, लिरिट लकार की। तो क्या हो जाएगी, गमिष्यामि। क्या हो जाएगा, गमिष्यामि। तो इसमें बीच में आए हुए अव्यय पद को भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा है। तो स्व माने क्या होता है, टुमारो यानी आने वाला कल। इसी तरह से आपको बताना चाहेंगे हायः। हायः माने क्या होता है, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। इसी तरह से अद्य, अद्य मतलब क्या होता है, आज यानी टुडे। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला है सर्वे सुखिना। अब इसमें क्या आएगा, भवन्तु। श्लोक भी है, हम लोग कल्याणाय मंत्र पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये वही लाइन आई हुई है, सर्वे सुखिना भवन्तु। उसके बाद अंतिम है इस खंड का, सेव धातु लोट लकारे। सेव धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचनस्थ रूपम अस्ति। अब प्यारे बच्चों आपने अपना संस्कृत का सिलेबस देखा होगा, उसमें आत्मनेपदी की धातु है लभ। सिलेबस में लभ धातु भी है और सेव धातु है। हालांकि आत्मनेपदी का रूप जो है बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि प्रश्न में पदी तो याद कर लेते हैं, पठति पठता पठन्ति, लेकिन लभ धातु या सेव धातु का रूप थोड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर भी आप जो है उसको एक बार जरूर देख लें, उससे ये क्या होगा कि आपको याद हो ना हो, लेकिन आप जो है विकल्प से सही कर लेंगे। तो इसमें सेव धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा सेवस्य। आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 आता है उपपद विभक्ति का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कारको उपपद विभक्ति। कारक और उपपद विभक्ति को आश्रित आधार बना करके, बेस बना करके उचित पदान विकल्पेभ्यः चुनुत। उचित विकल्प में से उचित पद को चुनिए। इसमें भी 4 करने हैं, 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि हर वाक्य में एक विशेष पद होगा जो विशेष विभक्ति का विधान करता होगा। जैसे पहला वाक्य है परितः बनान सन्ति। परितः माने होता है चारों ओर, चारों ओर वन है। ग्रामाद ग्रामम, ग्रामः ग्रामे। यहाँ एक ही पद लिखा हुआ है, बस विभक्ति अलग अलग है। क्या अलग अलग है, विभक्ति। अब यहाँ पे जो विशेष पद है वह है परिता। तो हमने उपपद विभक्ति वाली वीडियो में बता रखा है कि अभिता परिता समया निक्षा ह प्रतियोगे द्वितीया। तो इसमें परिता के योग में द्वितीया विभक्ति होगी और आपका विकल्प से हो जाएगा ग्रामम। समझ में आया। अगला है बालिका सह आपणम गच्छति। बालिका जो है अपने पिता के साथ, पिता को संस्कृत में जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, जनक। तब यहाँ पे जनकः, जनकात्, जनकेन, जनकस्। क्या सही होगा, इसके लिए इस वाक्य में विशेष पद है सह। सह माने होता है साथ। सह माने क्या होता है, साथ, जिसको आप इंग्लिश में विद कहते हैं। क्या कहते हैं, विद। तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा गा वाला, जनकेन। उसके बाद अगला है श्री नामः। अब नामः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है।
तो यहाँ पे हो जाएगा गुरुवे। और आप सभी मंत्र भी बोलते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आपका ये का वाला विकल्प सही हो जाएगा, गुरुवे। उसके बाद चौथा खंड है गंगा परवहती, गंगा निकलती है। अब यहाँ अलगाव में पंचमी होगी, अभी हमने पीछे वाले प्रश्न में भी देखा था, तो इसमें हिमालयात सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है स्वाहा। अब स्वाहा आप सबके घर में पूजा होती है तो पंडित जी बोलते हैं ना, ओम अग्नये स्वाहा इंद्राय स्वाहा। बस उसी मंत्र को याद करके इंद्रायस को सही कर लेंगे। नियम क्या है, नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाचा, यानी नमः के योग में, स्वाहा के योग में, स्वस्थ के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। तो इंद्र में चतुर्थी लगाएंगे तो इंद्राय बनेगा। उपपद विभक्ति भी हमने अनुवाद वाली वीडियो में ही बता रखी है, तो अनुवाद वाली वीडियो जरूर देखें, वो आपको 10 नंबर जरूर दिला सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होता है प्रत्यय का। लिखा हुआ है रेखांकित पदेषु प्रकृत प्रत्यय विभज्य संयोज्य व लिखत। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इसमें क्या करना है, मुझको समझ में नहीं आया। इसमें देखो लिखा हुआ है प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति जानते हो क्या होता है, मूल शब्द या मूल धातु जिससे प्रत्यय जोड़ा जाता है वह प्रकृति है, और जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो प्रत्यय है। इसमें क्या करना है, संयोज्य, संयोज्य मतलब जोड़ करके, विभज्य यानी अलग करना है, वो भी विकल्प में दिया गया है। अब बात आती है कि आपके सिलेबस में प्रत्यय कितनी है, उसके लिए यहाँ पे हमने मूल मंत्र के नाम से बना रखा है। मूल मंत्र क्या है कि सबसे पहले कितनी प्रत्यय हैं वो जानिए। तो आपके सिलेबस में यानी फाइनल टर्म के सिलेबस में कुल 7 प्रत्यय हैं, कत्वा, ल्यप, तुमुन, क्यत, खतवतु, शत्री, सानच। अब 7 प्रत्ययों का क्या क्या जुड़ता है ये भी देख लो, बस यही मूल मंत्र याद कर लेंगे तो आप 3 नंबर सही कर लेंगे। तो देखो कत्वा प्रत्यय का क्या जुड़ता है, त्वा, यानी कर्ता प्रत्यय मूल प्रत्यय है और त्वा उसका जुड़ता है। उसके बाद लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय का क्या जुड़ता है, या। तुमुन का क्या जुड़ता है, तुम। केत का क्या जुड़ता है, ता। कतवतु का क्या जुड़ता है, तवत। शत्री का क्या जुड़ता है, अत। और सानज का क्या जुड़ता है, आन या मान। बस इतना ही मूल मंत्र आपको अगर याद हो गया तो आप प्रत्येक 3 नंबर सही कर लेंगे। समझ गए ना, सिलेबस भी पता चल गया, क्या जुड़ता है ये भी पता चल गया। प्यारे बच्चों हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारी वीडियो देखने वाला बच्चा संस्कृत में 80 में 80 नहीं तो 70 प्लस नंबर जरूर लाए। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सरल बताने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है, माता वस्त्रम भोजनम पचती प्राछाल्य लेप। अब लेप प्रत्यय को जोड़ना है, तो लेप प्रत्यय का क्या जुड़ता है, या। बस मंत्र पता है आपको। अब इसमें देखो किसमें या है, देखो सब में या दिखाई दे रहा है ना, सबके अंत में। अब इसमें कत्वा है तो पहले बार हो गया। अब परछालय, परछाल्य, परछालय। तो प्यारे बच्चों जब लेप प्रत्यय जुड़ता है ना तो धात और प्रत्यय के बीच में कुछ नहीं होता है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, खा वाला प्रछाल्य। अगला है क्रीडकः क्रीड प्लस तुमुन क्रीडा क्षेत्रे गच्छति। अब यहाँ पे तुमुन प्रत्यय जोड़ना है। तुमुन प्रत्यय का क्या जुड़ता है, तुम। तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में लगती है। तो यहाँ भी क्रीड तुम लिखा है, यहाँ भी क्रीड तुम लिखा है, यहाँ भी क्री तुम लिखा है, यहाँ पे क्री तुम लिखा है, तो ये दोनों तो पहले ही बाहर हो गए। अब इन दोनों में कौन सा सही होगा, तो पहले बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है ना, कुछ धातुओं में धातु और प्रत्यय के बीच में छोटी ई लग जाती है। जैसे पठ है तो पठ का बनता है पठितुम। क्या बनता है, पठितुम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्रीडतुम। सुना गया। अगला है श्रोतारः कथाम श्रोतुम मंदिरम गच्छति। जो श्रोता लोग होते हैं वो कथा सुनने के लिए मंदिर जाते हैं। अब यहाँ श्रोतुम, अब तुम से पता चल गया प्रत्यय कौन सी है, तुमुन प्रत्यय है। बस मूल मंत्र याद रहेगा ना तुरंत सही कर लेंगे। अब तुमुन प्रत्यय देखो सब में तुमुन 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 सब में तुमुन लिखा है। अब ध्यान क्या देना है कि मूल धातु कौन सी है, तो श्रोतुम में मूल धातु है श्रु। कौन सी धातु है, श्रु। श्रु का अर्थ होता है सुनना, तो आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है रामः रावणम
हत्वा सीताम प्राप्नोति। अब हत्वा, हत्वा देखने से पता चल गया कि इसमें प्रत्यय कौन सी है, कत्वा प्रत्यय है। तो एक बात हम और आपको और बताना चाहेंगे कि जब हम विभाग करेंगे यानी विभाजन करेंगे तो मूल प्रत्यय लिखेंगे। तो देखो इसमें धातु है हन और प्रत्यय है कत्वा, तो आपका विकल्प से हो जाएगा गा वाला, हन प्लस कत्वा। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला है मयूरः नर्तितुम स्वपक्षान उद्घाटयति। मोर जो है नाचने के लिए अपने पंखों को खोलता है। अब यहाँ नर्तितुम नाचने के लिए, तो प्रत्यय कौन सी है, तुमुन प्रत्यय है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें धातु है नृत्य, तो आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो उसके लिए आप हमारी प्रत्यय वाली वीडियो देखें, उसमें हमने धातु प्रत्यय और जोड़ने पर पद क्या बनता है वो सब बता रखा है। तो इस तरह से यह प्रश्न भी हमारा हल हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। इसमें ये किसका प्रश्न होता है, संख्या का। आपको आपके सिलेबस में 1 से लेकर के 100 तक संस्कृत में गिनती याद करने का दे रखा है ना, ये उसी का प्रश्न है, 2 नंबर का है। 4 हल करेंगे 2 नंबर मिलेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है अंका नाम स्थाने, अंकों के स्थान पर उचित संख्या पदान लिखत, उचित संख्या पद लिखिए। अब प्यारे बच्चों हम आपको संख्या कैसे याद करनी है वो भी बताएंगे। देखो 1 से 4 तक, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक जो संख्या होती है ना वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। जैसे एकः बालका, एका बालिका, एकम फलम, द्वौ बालकौ द्वे बालिके द्वे फले, त्रयः बालकाः तिस्रः बालिकाः त्रीण फलानि, चत्वारः बालकाः चत्स्रः बालिकाः चत्वारि फलानि। तो ये बिल्कुल याद रखना, 1 से 4 तक तीनों लिंगों में संख्या अलग अलग होती है। तो कैसे प्रयोग करेंगे, अब यहाँ पे बालक है ना, अब यहाँ पे 12 दे रखा है, लेकिन अभी यहाँ पर अगर 3 लिखा होता तो हम क्या लिखते, त्रयः, क्योंकि यहाँ पे बालक है। तो इस तरह से 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। उसके बाद ये देखिए 5 से 30 तक, उसके बाद के सारे रूप जो है तीनों लिंगों में एक जैसे होते हैं, पंच षड सप्त अष्टो नव 10। तो इसको कॉपी में आप ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। वैसे हमने संख्या की अलग वीडियो बनाई है, हो सके तो आप उसको भी देख लें। उसके बाद 31 से 50 तक, तो अगर आपको 100 तक नहीं याद होती है तो कोई बात नहीं, 50 तक तो कम से कम याद ही कर लें, क्योंकि अगर 50 तक भी याद हो गए ना तब भी आप ये प्रश्न सही कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या भरना है, एकस्मिन् मासे प्रायः दिनान भवन्ति, एक महीने में प्रायः दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 30। अब 30 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, त्रिंशत। क्या लिखते हैं, त्रिंशत। सप्ताहे दिनानि भवन्ति, सप्ताह में दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7। तो 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं, सप्त। क्षेत्रे खेत में, बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेल रहे हैं। कितने बालक खेल रहे हैं, 12। 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वादश। वर्ष कपक्षाः भवन्ति, महीने में वर्ष में यानी साल में पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, 24। तो 24 को संस्कृत में क्या कहते हैं, चतुर्विंशतिः। अत्र बालकाः पठन्ति, यहाँ पर बालक पढ़ते हैं। कितने बालक पढ़ रहे हैं, 15। 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंचदश। तो इस तरह से संख्या वाले प्रश्न में भी 5 दिया रहेगा, आपको 4 लिखना होगा और 2 नंबर की संख्या है। तो आप प्रतिदिन 1 से लेकर के 50 तक जरूर याद कर लें। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 होता है उपसर्ग का। देखो यहाँ पे लिखा गया है अधोलिखित पदेषु, नीचे लिखे हुए पदों में उपसर्गम संयोज्य विभज्य व लिखत, उपसर्ग को जोड़िए और अलग करके लिखिए। इसमें देखो जुड़ा हुआ है तो अलग करना है, इसमें प्लस लगा हुआ है ना तो इसमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है, उपसर्ग जोड़ना है। क्या जोड़ना है, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के आगे यानी प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है। तो संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 22। अब उसके लिए हमने याद करने की ट्रिक भी बनाई है। तो देखो ट्रिक क्या है, ये गीत के माध्यम से याद करेंगे। पर परा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुष निर्नेश
बे सम आंगनी अनु अव सु उत उप अप। तो इस तरह से इसको गीत के माध्यम से हमने उपसर्ग की अलग से वीडियो बनाई है 5-6 मिनट की, उसमें देखेंगे तो ये गीत है वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, उसी गीत पर ये गीत है। एक बार पुनः गाएंगे। पर परा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दोष निर्नेश बी सम आंगनी अनु अवसु उत उप अप। तो कितने हो गए? 22 हो गए। ये तो हो गए ट्रिक। अब इनको हल कैसे करेंगे? देखो पहला प्रश्न आपका क्या है? प्रयत्नः। अब इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है प्रा और शब्द क्या है? यत्नः। बस इतना ही लिखना है, प्रा प्लस यत्नः। अपने घर से कुछ नहीं लगाना है, केवल बुद्धि से इस पद को अलग कर देना है। प्रति प्लस उपकारः। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि अगर उपसर्ग में और शब्द में संधि आती है तो संधि भी करनी है। अब यहाँ प्रति प्लस उपकारः जो है प्यारे बच्चों, ये जो है यड़ संधि का उदाहरण भी है। यहाँ ई और उ जब मिलेंगे ना तो यड़ संधि के द्वारा ये यू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यू। तो आपका पद बनेगा प्रत्युपकारः। यहाँ पे ध्यान देना आपको कि उपसर्ग में और शब्द में संधि भी करनी होती है। उसके बाद है विजयते। अब इसमें कौन सा उपसर्ग है? बी प्लस जयते। निर्गच्छति। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, निर्गच्छति। अंतिम है परित्यजामि। तो क्या बन जाएगा? परिपलस्त्यजामि। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप उपसर्ग के प्रश्न को सही करेंगे। उसके बाद व्याकरण भाग का अंतिम प्रश्न है 12वां प्रश्न अव्यय का। किसका प्रश्न है? अव्यय। कितने नंबर का आएगा पेपर में? 2 नंबर का। इसमें भी 4 करने रहेंगे, 2 नंबर का रहेगा। तो अव्यय जो भरे जाने वाले हैं वो वाक्य के पीछे लिखे रहेंगे या मंजूषा में नीचे लिखे होंगे। तो उसके लिए देखो पहला क्या है? त्वम कस गच्छसि। तुम किसके जाते हो? अब यहाँ पे देखो 2 पद दिए हैं, पुरतः परितः। दोनों का अर्थ आपको आना चाहिए। पुरतः माने होता है सामने, परितः माने होता है चारों ओर। अब यहाँ पे परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभी हमने पीछे उपपद विभक्ति वाले उदाहरण में बताया था। पुरतः के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ देखो ना कस में षष्ठी है तो क्या आएगा? पुरतः। तो कैसे भरेंगे? त्वम कस्स पुरतः गच्छसि। अगला है हर्षवर्धना राजा आसीत। हर्षवर्धन राजा थे। पुरा, पुरा मतलब पहले, बिरथा मतलब बेकार, तो यहाँ पे पुरा आएगा। तो कैसे लिखेंगे? पुरा। उसके बाद विदधदित ना क्रिया। विदधदित मतलब करना चाहिए, ना क्रिया मतलब क्रिया को। सहसा, सहसा माने एकाएक। कुत्रापि, कुत्रापि मतलब कहीं भी, तो यहाँ पे सहसा भरेंगे। तो वाक्य बन जाएगा सहसा विदधदित ना क्रिया। यानी हमें एकाएक कोई काम नहीं करना चाहिए, सोच विचार करके करना चाहिए। कक्षायाम तिष्ठ, क्लास में बैठो। अब क्लास में कैसे बैठेंगे? यद्यपि मतलब यद्यपि, तुषड़ी मतलब चुप हो करके, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? तुषड़ी। उसके बाद अगला है असत्यम वद। असत्य बोलो, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? माँ। बेटा मतलब बेकार में, माँ मतलब मत, तो यहाँ पे भरेंगे माँ, मत। तो इस तरह से अव्यय आप कर लेंगे। वैसे हमने अव्यय की भी अलग से वीडियो बनाई है। इसके आगे के प्रश्न हम पार्ट 4 की वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जो वीडियो दिखाई दे रही है इससे आप पार्ट 4 के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। नमो नमः। धन्यवाद।